आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मान लो ये मैग्नेट को मैंने कट कर दिया तो क्या नॉर्थ पोल अलग से एग्जिस्ट करेगा क्या? हम इसको एज अ बार मैग्नेट भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे ऊपर नॉर्थ पोल मान लेते हैं और नीचे साउथ पोल। तो इस केस में हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे? 180 डिग्री पे, तो वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ? 0 डिग्री पे, तो वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसके अंदर मोशन ज्यादा होगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा थर्मल हेजिटेशन, और ज्यादा थर्मल हेजिटेशन मतलब इंड्यूस्ड होने वाला इफेक्ट कम, क्योंकि वो बहुत हेजिटेटिंग खुद ही कर रहे हैं, तो उनको सीधा करना मुश्किल है या आसान है? हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? सबकी कैसी चालू है तैयारी? एकदम जोरों शोरों से? तो इसी के साथ आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि सब बच्चों को ये पता तो है कि ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया इस टॉपिक में तो आप जरूर इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आ जाए मेंस में वो आप कर तो लोगे। तो जल्दी से हम इस टॉपिक में सारे फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं, तो पेन ऑन कॉपी उठा लीजिए और जल्दी जल्दी मेरे साथ नोट करिए, और हर एक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं ये वाला टॉपिक, जो कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसा दिखता है? ऐसा। सही है गलत? इसको कहते हैं हम नॉर्थ पोल, इसको हम कहते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल को अगर हम प्लस एम से डिनोट करते तो एम क्या होता है अपना? पोल स्ट्रेंथ। एम क्या होता है अपना? पोल स्ट्रेंथ होता है। मतलब जितना वैल्यू ऑफ पोल स्ट्रेंथ ज्यादा उतना उसका अट्रैक्शन और रिपेल करने की शक्ति ज्यादा। सही है गलत? अब आप एक लॉजिक समझाइए कि अगर मैंने मान लो ये मैग्नेट को कट कर दिया, मान लो ये मैग्नेट को मैंने कट कर दिया, अच्छा तो क्या नॉर्थ पोल अलग से एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। तो आपको यही समझना है। वापस से एक अपने लिए साउथ आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? नॉर्थ और फिर साउथ। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल अलग से हम एग्जिस्ट करवा सकते। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोनोपोल्स डजंट एग्जिस्ट। क्या बोला गया है? मोनोपोल्स डजंट एग्जिस्ट। साउथ पोल को हम नेगेटिव पोल बोलते हैं और नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव पोल बोलते हैं। साउथ पोल को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव पोल। नॉर्थ पोल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव पोल। और डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ, और ये होता है एम एल वेक्टर एल इफेक्टिव। सही है गलत? और आपको ये मालूम है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। मतलब आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। Outside the magnet, magnetic field lines are from north to south, but inside the magnet, it is from south to north. But inside the magnet, it is from south to north. सही है गलत? फिर वैसे ही line joining magnetic north pole and south pole is called magnetic axis. मतलब इसकी magnetic axis क्या है? ये है इसकी line joining magnetic north pole and south pole is called magnetic axis. सही है गलत? सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब आप लॉजिकली बात समझिए कि जैसे ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एकदम एंड पे रहता है क्या? बोलिए, नॉर्थ पोल एकदम एंड पे रहता है क्या? नहीं। नॉर्थ पोल कहीं ना कहीं इतना रहता है, कहीं अंदर, और ये चुपक के अंदर। सही है? तो ये है लेंथ बिटवीन पोल्स, और ये है ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल लेंथ और पोल लेंथ ये सेम नहीं होती है। इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 0.84। इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 0.84। सबको समझ में आया? मतलब जो पोल लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ से। सही है? जैसे ही अगर हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़े तो वो है मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आप लूप की कंसीडर कर रहे हो, लूप जैसे करंट कैरिंग लूप होता है, तो करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। सही है गलत? हम इसको एज अ बार मैग्नेट भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे ऊपर नॉर्थ पोल मान लेते हैं और नीचे साउथ पोल। तो इस केस में हम मैग्नेटिक
मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस केस में हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? m इज इक्वल टू आई ए वेक्टर। अगर एक लूप है, अगर n लूप्स है तो आई ए वेक्टर इंटू n, मतलब एक लूप के वजह से आई ए है तो n लूप के वजह से कितना होगा? n आई ए। एक लूप के वजह से आई ए है तो n लूप के वजह से होगा n आई ए। सही है गलत? अब आप लॉजिकली बात समझिए कि यहां तक आपने बेसिक बार मैग्नेट के बारे में तो पढ़ लिया। अब बात करते मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ये सिमिलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट सिमिलर होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स के। कैसे? जैसे क्यू चार्ज होता था, क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे आप क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालते थे? के क्यू बाय आर स्क्वायर। सही है? तो हियर के किससे रिप्लेस होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई। रिप्लेस के विथ म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्यू विथ पोल स्ट्रेंथ, क्यू विथ पोल स्ट्रेंथ। तो अगर नॉर्थ पोल का अलग से देखा जाए तो आर डिस्टेंस पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। सही है गलत? के क्यू बाय आर स्क्वायर आप डायरेक्टली लिख सकते। बोलो सही है गलत? और दो पोल्स के बीच में अगर आपको फोर्स भी निकालना हो तो आप सीधा लिख सकते के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाय आर स्क्वायर। बोलो सही है गलत? समझ में आया यहां तक भाइयों? मान लो कि आपका पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m। सही है? आपका पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m। अगर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है तो लेट से पोल स्ट्रेंथ किन तीन चीजों पे डिपेंड करता है? एक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैग्नेट का चेंज करोगे तो पोल स्ट्रेंथ चेंज होगा। जैसे कि अगर ये मैग्नेट है, अगर हमने इसको बीच से काट दिया, कट किया तो ये बने, यहां पे अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? a/2। तो इसका पोल स्ट्रेंथ भी कितना हो गया? m/2। इसका पोल स्ट्रेंथ भी कितना हो गया है? m/2। अगर हमने इसको बीच से काटा, बताओ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं। तो अभी भी इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस m ही है। अभी भी इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है? प्लस m ही है। सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाइयों? क्योंकि हमें 15 से 20 मिनट में ये पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, तो कृपया मेरा साथ दीजिए और एकदम से समझिए। सही है? वैसे ही आपने ये देखा, फिर दूसरे फैक्टर पे, स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मैग्नेट। कौन से मटेरियल का आप मैग्नेट यूज कर रहे हो उस पर भी वो डिपेंड करता है। मटेरियल का तो लेना देना नहीं, क्योंकि हम सेम ही मैग्नेट को कट कर रहे थे तो मटेरियल तो सेम है और स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी सेम है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ किस बातों पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। यहां कौन सी बात पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अगर आप एक चीज देखिए कि नेक्स्ट फंडे पे अगर अपन आए तो मैग्नेटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट फंडा क्या है? मैग्नेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते थे? के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते थे? के क्यू बाय आर। इधर के को किससे रिप्लेस किया? क्यू और आर। सही है गलत? वैसे ही अगर अगर अपन ने एक पोल को इधर रखा, जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो नॉर्थ पोल पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? एम बी वेक्टर। आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या करते थे? क्यू ई वेक्टर करते थे, और इस पे फोर्स लगने वाला कितना हो जाएगा? माइनस एम बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है उसके, अपोजिट तो मैग्नेटिक फील्ड। बोलो सही है गलत? तो ये डायरेक्टली रिलेट होता है। तो इसको आप बिल्कुल ढंग से समझोगे कि यहां पे आपको सिंपली इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूले याद रखने हैं और डायरेक्टली रिलेट कर देना है। सही है गलत? अब आता है नेक्स्ट। जैसे आप मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ते हो तो सबसे पहले जो एम एल वेक्टर होता है, वहां एल के जगह पे आप एल इफेक्टिव लेते हो। वहां पे जो एम एल वेक्टर होता है वो एल के जगह पे आप क्या लेते हो? एल इफेक्टिव लेंथ लेते हो। आपको वो इफेक्टिव लेंथ लेना है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का है। सही है? तो देखो, ये अगर आपने सेमी सर्कुलर मैग्नेट ले लिया तो इफेक्टिव लेंथ कितना हुआ इसका? इसका इफेक्टिव लेंथ कितना है? 2r है।
तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m इंटू टू आर। यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m इंटू टू आर। बोलो सही है गलत, पक्के से। जैसे हम डाइपोल मोमेंट पढ़ते थे, ये बात आपको समझ में आई क्या, यहां पे m इंटू टू आर हो जाएगा, सही है। अब याद करो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट में हम क्या मानते थे, जैसे वहां पे पोल्स, वहां पे डाइपोल मोमेंट क्या बोलते थे, q इंटू डी, वैसे ही यहां पे q के जगह m इंटू एल, सही है। अब डाइपोल मोमेंट के वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, क्या बोला मैंने, डाइपोल मोमेंट के वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एक्सियल पोजीशन पे अलोंग द एक्सिस, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते थे, 2kp बाय एल क्यूब, 2kp बाय एल क्यूब। अब देखो 2 तो इससे रिप्लेस हो गया, k इससे रिप्लेस हो गया और p इससे रिप्लेस हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आया कि नहीं आया, k2m बाय एल क्यूब, k2m बाय डी क्यूब बोल दो, सही है गलत। फिर वैसे ही अगर आप इक्विटोरियल की बात करते थे तो आप इक्विटोरियल में कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, एल क्यूब। तो वैसे ही आप इधर क्या करोगे, म्यू नॉट एम बाय डी क्यूब। इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके क्या होगा, अपोजिट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके क्या होगा, अपोजिट होगा। फिर आप तीसरा केस भी लेते थे सर, जनरल थीटा एंगल पे, तो आप जनरल क्या लेते थे, जैसे m मान लेते थे, तो m के दो कंपोनेंट हो जाते, एक हो जाता m cos थीटा, एक हो जाता m sin थीटा। तो m sin थीटा के लिए तो ये इक्विटोरियल है और m cos थीटा के लिए एक्सियल है। m sin थीटा के लिए इक्विटोरियल है, तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, सही है। अगर इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो उसका मैग्नीट्यूड हमने ऐसे ही निकाला था, के पी बाय डी क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे भी वैसा ही है। और जो फाई है एंगल फाई, वो फाई का वैल्यू अपन ने क्या निकाला था, tan phi इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, tan phi इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। बोलो सही है गलत, सारी चीजें यहां तक बार मैग्नेट की समझ में आ गई क्या, ओके। फिर नेक्स्ट आता है टॉर्क। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार मैग्नेट रख दिया, सही है, ऐसा रख दिया बार मैग्नेट, तो इसका m वेक्टर आ गया ये, और ये एंगल थीटा है, सही है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल है, टॉर्क का फॉर्मूला m क्रॉस b, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m क्रॉस b, सही है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट अभी क्या हो जाएगी, माइनस m डॉट बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट अभी क्या हो जाएगी, m डॉट बी, सही है गलत, माइनस, ये साइन मत भूलना, माइनस m डॉट बी। यहां पे हम रेफरेंस पॉइंट किसको कंसीडर करते, जहां पे अपना पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जहां कहां पे अपना पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, कि जहां पे एंगल 90 डिग्री है। कहां पे अपना पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, कि जहां पे आपका एंगल 90 डिग्री है, जहां पे आपका एंगल 90 डिग्री है, सही है। अगर थीटा जीरो है तो यहां पे देखो सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा। थीटा अगर 180 है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो वो सबसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, सही है। आप बोल सकते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, बोलो सही है गलत। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोले तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोले तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, बोलो सही है गलत। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोले तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, सही है गलत। तो आपको यह समझना है कि ये क्या होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां पे, 180 डिग्री पे, तो वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहां, 0 डिग्री पे, तो वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप मुझे ये बताइए, वर्क डन इन रोटेटिंग अ रॉड फ्रॉम θ1 टू θ2 क्या होगा भाइयों, इसका फॉर्मूला याद रखना, सही है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, mb cos θ1 माइनस cos θ2,
सही है। अब आ जाता है आपका मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आप कौन से पैरामीटर्स पे ध्यान दोगे और कैसे आप इस टॉपिक को समझोगे। जैसे कि आप एक चीज समझना कि एक मटेरियल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर इस मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इस मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कितनी जनरेट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप समझना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी जनरेट करेगा। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम डिनोट करते एच वेक्टर से। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम किससे डिनोट करते, एच वेक्टर से। ये एच वेक्टर क्यों आता है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये एच वेक्टर क्यों आता है, क्योंकि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी नॉट बाय म्यू नॉट, बी नॉट बाय म्यू नॉट। ये वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो यूनिट है वो एम्पियर पर मीटर है। हाँ, इसका जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर पर मीटर। तो इसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। अगर आप इसको मीडियम के केस में बात कर रहे तो एच क्या हो जाएगा, बी बाय म्यू, और म्यू क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर। म्यू क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर। बोलो सही है गलत, ये चीज आपको समझना जरूरी है। म्यू क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर। सही है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी है और ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। सही है गलत। तो आप ये समझना, जो एच वाला फैक्टर है वो किसके कारण जनरेट हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। और ये जो एच के वजह से अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ कुछ चीजें इंड्यूस होगी। अब वो इंड्यूस होने के वजह से आप समझना, अगर मटेरियल डायमैग्नेटिक है, पैरा और फेरो, तीन टाइप के मटेरियल है, तो डायमैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। पैरा के अंदर सेम ही डायरेक्शन में होगी और फेरो के अंदर भी सेम ही डायरेक्शन में होगी। मतलब अगर आप इसका बी नेट देखोगे तो बी एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस हो जाएगा। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम हो जाएगी। अरे बोलो, मतलब आप एक लॉजिक समझो कि ये इंड्यूस्ड अंदर हो जाएगा तो यहां पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा और ये साउथ पोल। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये रिपेल करेगा, ये रिपेल मारेगा कि नहीं मारेगा। और यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ग्रेटर देन बी नॉट हो जाएगी और यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट हो जाएगी, क्योंकि फेरो है। समझ में आया। अब आप एक चीज बताओ कि उसको एक्सटर्नल एजेंट में आपने रख दिया मैग्नेटिक मटेरियल को, अब उसके अंदर कुछ कुछ हुआ, भाई साहब ये मुझे पसंद नहीं है। सही है, उसके अंदर हुआ कुछ कुछ होने की वजह से अगर वो उसको बाहर भगा दे, भाई तू जा, तो मैं डायमैग्नेटिक, चल उसका इफेक्ट के वजह से मेरे अंदर भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई, थोड़ी सी आई, तो मेरे अंदर पहले से थोड़ी थी और थोड़ी आ गई तो ज्यादा हो गई, ये है पैरा। और बहुत ज्यादा आ गई तो वो है फेरो। सही है गलत, अगर बहुत ज्यादा आ गई तो वो है फेरो। ये बात आपको समझना है। अब सबसे पहली चीज, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक फील्ड जनरेट हुई है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर बार मैग्नेट के लिए कैलकुलेट करें तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इंटू एल, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक, वैसे ही आप I को भी क्या लिख दोगे, बी इंड्यूस्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट। सॉरी, यहां पे अपन ने I के जगह पे लिख दिया है H। I को क्या लिख दोगे, बी इंड्यूस्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो बी इंड्यूस्ड कितनी हो गई, म्यू नॉट I। वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मिली है इंड्यूस्ड होने के वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मिली है इंड्यूस्ड होने के वजह से। सही है। फिर अगर आप एक लॉजिक समझोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड।
तो इसका जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, म्यू नॉट एच प्लस आई, म्यू नॉट एच प्लस आई। सही है। वैसे ही आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब वो कितना ससेप्टिबिलिटी, मतलब वो कितना अडॉप्ट कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। सही है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते जीटा एम से, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते, जीटा एम से। सही है। इसको हम रिप्रेजेंट करते जीटा एम से। तो जीटा एम क्या होता है, आई बाय एच। कितनी इंड्यूस्ड हुई है और कितनी एक्सटर्नल फील्ड थी। अगर इंड्यूस्ड बहुत ज्यादा हुई एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो जाई एम विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो ये मटेरियल है फेरोमैग्नेट। अब इंड्यूस थोड़ी हुई है, थोड़ी हुई है, पर जाई एम पॉजिटिव है, तो ये है पैरामैग्नेटिक। और इंड्यूस जो है उसका डायरेक्शन अपोजिट है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, तो जीटा, जीटा डायमैग्नेट के लिए क्या होता है, नेगेटिव। आप ध्यान से देखना अभी थोड़ा सा। तो रिलेटिव जो परमिएबिलिटी है उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 प्लस जीटा एम। याद रखना, रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला आता है 1 प्लस जीटा एम। अब जैसे मटेरियल्स पढ़े जाते हैं तो सबसे पहले मटेरियल कौन सा आता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। और डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, डी शेल के अंदर, डी जो आउटर शेल है वो डी ऑर्बिटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट करता है, पेयर्स में। सबसे पहला पॉइंट, तो इसके लिए वो अपोजिट स्पिन हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है। सही है। इसीलिए इसके रीजन के वजह से वो उसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। सही है। जिस भी मटेरियल के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन दो दो भरे होते हैं उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो कि मटेरियल है तो। सही है। These substances are repelled by a magnet. These substances are repelled by a magnet. For diamagnetic material, zeta m should be negative. For diamagnetic material, zeta m should be negative. For diamagnetic material, zeta m क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेट इज लेस। समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेट इज लेस। सही है। अरे बोलो पक्का। और जायम अगर नेगेटिव है तो म्यू आर कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। रिलेटिव परमेबिलिटी कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूरीज लॉ को ओबे नहीं करता है। अब सबसे पहला पॉइंट है, इसमें एक एग्जांपल होता है, बहुत स्टैंडर्ड है। जैसे ये बार मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, और ये साउथ पोल है। सही है। ये है लिक्विड डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या है ये, लिक्विड डायमैग्नेटिक मटेरियल। करेक्ट। तो अगर आपने ये लिक्विड डायमैग्नेटिक मटेरियल इस पे रख दिया तो ये कैसा शेप लेगा, ये बहुत क्लोज है। हाँ, क्लोज है, तो ये कैसा शेप लेगा देखना। आपको ये मालूम है ना, मैग्नेटिक मटेरियल रिपेल करता है। सही है। तो जो भी इसके पास में रहेगा उसको रिपेल करेगा और बीच वाले को ऊपर कर देगा। सही है। क्योंकि बीच वाला तो दूर है और पास वाला पास में है, तो पास वाले को ज्यादा और बीच में उसका बढ़ जाएगा। बोलो सही है गलत, बीच में उसका बढ़ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, पक्का सही बोला या गलत, बोलो पक्के से, कंफर्म, गलत या सही। वैसे ही अगर मान लो ऐसा एक और क्वेश्चन है, आप अभी सॉल्व करिए और मेरे को बताइए, अगर डिस्टेंस ज्यादा है फिर रख दिया जाए, डिस्टेंस ज्यादा है और फिर रख दिया जाए, तो अब बताइए कैसा होगा। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो अब बताइए कैसा होगा। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या समझना है इसमें,
सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल करता है। अगर ये रिपेल करता है तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो सही है क्या? ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो सही है क्या? यही तो आपको सिखा रहा था मैं कि ये आप एक समझो कि अगर ये बार मैग्नेट है और पास में है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां होगी? यहां पे। तो यहां पे जो मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा वो सबसे ज्यादा रिपेल करेगा। ये ऐसा अरेंज हो जाएगा, मतलब बीच का स्पेस सबसे ज्यादा खाली हो जाएगा। आप लॉजिक समझिए, जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वहां से सबसे कम मटेरियल रहेगा। जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे सबसे कम मटेरियल रहेगा। डायमैग्नेटिक की बात हो रही। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यहां ज्यादा है और यहां ज्यादा है, बीच में कम है। तो बीच में कम है, अगर डिस्टेंस दूर है तो ये कैसे अरेंज हो जाएगा? यहां कम है तो बीच में सबसे ज्यादा मटेरियल हो जाएगा, बोलो, और यहां पे सबसे कम रहेगा। मानते हो या नहीं मानते हो भाइयों? पक्के से कंफर्म? यही चीज आपको समझना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल करता है। सही है। अब इसी के साथ आता है नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब क्या होता है कि जब भी कोई मटेरियल होता है इसके अंदर पोल्स होते हैं। सही है। हाँ, अब ये पोल्स मूव कर रहे होंगे, लेट से मूव 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 कर रहे हैं। अगर आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो अब ये सारे पोल्स कैसे हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। ये सारे पोल्स हो जाएंगे अलाइन। सही है। तो आप एक लॉजिक समझिए कि मान लो दो बार मैग्नेट हमने रखा दो टेम्परेचर पे, T1 और T2। लेट से T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो किसके अंदर मोशन ज्यादा हो जाएगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। किसके अंदर मोशन ज्यादा होगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा थर्मल हेजिटेशन, और ज्यादा थर्मल हेजिटेशन मतलब इंड्यूस्ड होने वाला इफेक्ट कम, क्योंकि वो बहुत हेजिटेटिंग खुद ही कर रहे हैं, तो उनको सीधा करना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है। तो आप ये बोलो कि आई एच पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? आई इज इक्वल टू सी एच बाय टी। हियर टी इज इन हियर टी रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर। तो जैसे ही जीटा एम क्या हो जाता है? आई बाय एच, और इज इक्वल टू सी बाय टी। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। और सी को हम बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। क्यूरीज कांस्टेंट। सही है। और क्यूरीज, क्योंकि देखो आई भी फील्ड है एच भी फील्ड है, तो आप इसको क्यूरीज टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। सही है गलत? बोलो, सही है गलत? पक्का सबको समझ में आया? अरे बोलो, कंफर्म? नेक्स्ट, अगर आप देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डाइपोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? गुच्छों में। भाई साहब, हम जो मानते हैं वो हम ही मानते हैं एक साथ, ये गुच्छों में। इसमें कैसा था? यूनिटी नहीं थी, सब अपना अपना सोच अलग अलग रखते थे। ये पढ़े लिखे लोग थे, सबकी इंडिपेंडेंट सोच है। अगर सही लगेगा तो सब साथ जाएंगे, नहीं लगेगा तो कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। वैसे ही यहां पे क्या है? गुच्छे है। जो मेरा दोस्त करेगा वो ही मैं करूंगा, इसको हम कहते हैं डोमेन। तो ये गुच्छों को तोड़ने के लिए पहले क्या होता है? पहले आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करते हो। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये पहले तो गुच्छे टूटते, और जब भी कैसे ही गुच्छे टूटते तो वो एकदम से लाइंड अप हो जाते। तो वो टेम्परेचर जिस पे वो गुच्छे टूटते इसको हम कहते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। सही है। और सबसे पहला पॉइंट कि अब जो टेम्परेचर होगा क्यूरीज टेम्परेचर के बाद जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो जीटा एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी अपॉन टी माइनस टी सी। सी अपॉन टी माइनस टी सी। सही है। तो इसी के बाद अपना मैग्नेटिज्म और मैटर टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आप इसको ढंग से समझोगे। हर एक फॉर्मूला आपको पीट पैट याद होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।